राम रहीम को भजने वाले तेरे पुजारी बाबा, तेरा नाम एक सहारा, तेरा नाम एक सहारा। हम ऑल पीपल, नमस्कार सभी लोगों को। और मेरे बहुत प्रिय भाई को सब लोग वेलकम कीजिए। ये मेरा सबसे बड़ा भाई है, बुराड़े की शान। एंड आज मैंने स्पेशली इनको बुलाया है हमारे प्रोग्राम में सोल टॉक्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इतने सारे जगह पे हमको सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज में, बट सरेंडरिंग ऑफ गॉड ये परफेक्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है। मेरे भाई का नाम है श्रीरंग बुराड़े। एंड आज इनके बारे में क्या तारीफ करूं, बचपन से इनकी तारीफ ही सुनते आई हूँ, तो मैं छोटी सी तारीफ करना चाहूंगी कि मुझे लगता है ये सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस है, जो इतने हाई पोजीशन में भी जाके कामनेस है। एंड ये गवर्नमेंट सर्वेंट है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, जो इतना वाइटल रोल प्ले करता है हमारे पूरे इंडिया को, जो फूड सर्विस प्रोवाइड करता है सब नीडी लोगों को। एंड स्पेशली इनका कंट्रीब्यूशन कोविड टाइम में सबसे ज्यादा था, जब लोगों के पास खाना नहीं था। इन लोगों ने हर एक मुमकिन प्रयास किया उन लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए। एंड स्पेशली इनको तो मैं एनजीओ घोषित करना चाहूंगी, श्रीरंग बुराडे। आप हमेशा हमारे बुराडे फैमिली की शान हो, क्योंकि आपने हर तरीके से हमको बताया कि सर्विंग नेशन, सर्विंग पीपल इज द मेन रिलीजन। सो कैसे हो श्रीरंग दादा? एकदम मजे में। आप बताओ कैसे है। मैं भी मस्त हूँ, एकदम मस्त। कैसा है नागपुर, आमचा नागपुर? नागपुर नागपुर अभी ठंडा गर्म चल रहा है। थोड़ी बारिश, थोड़ी छाव, थोड़ी धूप। तो थोड़ा सा मिजाज हल्का गर्म हल्का ठंडा चल रहा है। चलो अच्छा है। सो मैं मुझे आप थोड़ी ऐसी चीजें बताओ आपके बारे में जो हम सब बुराडे फैमिली को नहीं पता है। और मैं पूछना चाहूंगी कि आपका सबसे बेस्ट दिन बताएं अपने लाइफ का। एज ऑफ आई डू नॉट, मैं ऐसा तो कोई दिन नहीं बता सकता क्योंकि मैं हर दिन को अपने लिए अच्छा ही मानता हूँ। और हम्म। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा, अगर मैं सोचूं कि कौन सा सबसे अच्छा दिन है, तो आई वॉज इन क्लास 4, जो 4th क्लास में था जब मैं, और उस साल का महाशिवरात्रि का दिन था वो। तब मैं सबसे पहली हम्म। बार सत्य साई सेवा समिति तुमसर गया था। और मुझे लगता है, और उसी के बाद में मेरा पूरा जो लाइफ है वो चेंज हम्म। होना शुरू हो गया। तो आई कैन हम्म। कंसिडर दैट डे एज माई बेस्ट डे। वाह, बहुत अच्छा। मैं पूछना चाहूंगी आपको, ये सत्य साई बाबा की पुट्टपर्ती मैं भी आपके साथ आई हूँ, एंड वहाँ की एनर्जी अलग है। सो उसके पहले मैं आपके गवर्नमेंट सर्विस के बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को बहुत ईगरली गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना है, और मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इसलिए मैं भी मैनिफेस्टेशन बोलती, पर मैं चाहती हूँ कि आप आपके ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बताएं, और कैसे आपने इतना अच्छा जॉब हासिल किया है इसके बारे में हमें बताएं। एक ही सेंटेंस में बोलना चाहूंगा, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यू हैव टू टेक द हम्म। लॉन्ग रूट। आपको लंबा रास्ता ही लेना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस के लिए। और आपको मेहनत करनी होगी। जरूरी नहीं है कि आपने अब तक क्या किया, अगर आप कुछ पाना है तो आप आज इसी मोमेंट से शुरुआत करेंगे, तब भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एज ऑफ मेरा गवर्नमेंट सर्विस में आना, ये ऐसा कभी एम नहीं था क्योंकि मेरा एजुकेशन थोड़ा अलग है गवर्नमेंट सर्विस के इससे। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम लोगों के यहाँ पे हो रहे हैं इंडिया में, ऑल अक्रॉस इंडिया, जैसे कि एसएससी एक काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है आफ्टर यूपीएससी। तो मेरा यही एम था कि मैं किसी तरह के एग्ज़ाम को क्रैक करूँ और क्रैक करूँ। गवर्नमेंट जॉब हम्म। लेना ऐसा कोई एम नहीं था।
लेकिन हम्म, एक एक स्टेप बाय स्टेप, पहले पेपर 1 क्लियर हुआ, फिर पेपर 2 क्लियर हुआ, फिर पेपर 3 क्लियर हुआ। तो जो भी उसके अंदर में सीढ़ियाँ थी वो सब मैंने एग्जाम्स के थ्रू क्लियर कर दे गया, और उसके बाद एक अच्छा जॉब मिला। और उसकी खुशी है कि बहुत सारे लोग अपने जॉब से खुश नहीं होते, या हम्म। सेटिस्फाइड नहीं होते। जैसे आई कैन से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट मैं खुश हूँ जिस भी जॉब में मैं अभी हूँ, उससे मैं बहुत खुश हूँ। वाओ, आपने इतनी प्यारी बात बताया कि हम स्पेशली मैनिफेस्टेशन में सब लोगों को क्विक मैजिक चाहिए रहता है, उनको लगता है कुछ भी लिख लिया हो गया। बट मैंने स्पेशली आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आपकी हार्ड वर्क मैंने देखा है। एंड आपका जो एटीट्यूड है, स्टॉप कंप्लेनिंग, एक्ट एंड एक्टिंग, मतलब आप हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए बिलीव करते हैं, आप कभी कंप्लेन नहीं की। तो इसका आप मुझे ये बताओ कि आपने क्यों कभी कंप्लेन नहीं किया और हमेशा आप हार्ड वर्क किए? कुछ तो ऐसा राज होगा ना आपका। स्पेशली वो मेरी फैमिली, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे हम्म। पापा, मेरे चाचा, इवन माय मदर, मदर की फैमिली, ये सब लोगों को जिनको भी मैंने देखा है, वो लोग काफ़ी लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन तक गए, और सभी अपने हम्म। लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए। चाहे मेरे 3 चाचा है, तीनों चाचा काफ़ी वेल डू है अभी। अगर मैं रियल चाचा की बात करूँ, फिर ऐसे तो मेरे 9 हम्म। अंकल है, 9 आंटीज़ है। मदर साइड में देखूँ तो ऐसे ही एक बहुत बड़ी फैमिली, उधर भी अराउंड 7-8 लोगों के मामा और मौसी है मेरे। तो ये सारे लोगों से मैंने हमेशा सीखा है कि कैसे विकट परिस्थिति में, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयम न खो करके धीरे-धीरे, ज़रूरी नहीं है कि आप आज अच्छा नहीं कर पा रहे तो कल अच्छा नहीं करोगे। जो भी है उससे सैटिस्फाइड रहो। डेफ़िनेटली अगर आज रात है तो कल सवेरा ज़रूर होगा। वाओ वाओ, इतना कामनेस से आपने जो आंसर किया, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ ना कुछ एक मैजिक है जो आप हमसे छुपा रहे हो। हमको आपके मैजिक का राज बताइए। आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा हिंट देना चाहूंगी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हम जानना चाहेंगे। एग्ज़ैक्टली दैट इज़ वो ही सबसे बड़ा अगर मैं बोलूँ तो मेरा स्ट्रेंथ है, या पावर क्या बोलेंगे, मेरा बैकबोन है मेरी लाइफ का पूरा स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आपको ज़मीन से जोड़े रखता है, और वो आपको बाहर नहीं ले जाता है, वो आपको अंदर लेके जाता है। अंदर इन द सेंस इनर यू, आपके अंदर में आप क्या हो वो खोजने की तरफ लेके जाता है। और जब आप वो खोजने के लिए जाते हो, तो आपके लिए सक्सेस और फेलियर कोई मायने नहीं रखता। आपके लिए जीत या हार कोई मायने नहीं रखता। आपके लिए बड़ा या छोटा कोई मायने नहीं रखता। आपके लिए सब चीज़ें इक्वल होती है, और हर परिस्थिति में इक्वल रहना सिखाता है स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे लगता है कि हर बंदे ने स्पिरिचुअल होना चाहिए। इनफैक्ट हर हर बंदा स्पिरिचुअल होता है। अ, अगर कोई भगवान को नहीं मानने वाला भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमारे आज के दुनिया में जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो कहीं न कहीं किसी गॉडली फिगर से जोड़ते हैं, किसी धर्म से जोड़ते हैं, हम्म। किसी रिलीजन से जोड़ते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ करेक्ट। नॉट एनी रिलीजन, और या किसी धर्म या किसी भगवान की भक्ति करना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब होता है हमारे अंदर में जो ताकत है उसको ढूँढना, हमारे अंदर की जो इनर पीस है, उससे एनर्जी गेन करना। तो हर कोई इंसान इस दुनिया में स्पिरिचुअल होता है, बस उसे वो जानना ज़रूरी होता है। और वो मुझे जानना है, वो मैंने जाना है। हमारे जो गुरु तो नहीं कहूँगा मैं उन्हें, क्योंकि मैं उन्हें भगवान ही मानता हूँ। तो हमारे भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने भी हमको यही सिखाया है कि लव ऑल, सर्व ऑल, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, और हेल्प और हर्ट नेवर, सबकी मदद करो, किसी को कभी चोट मत पहुंचाओ। यही 2 मेन प्रिंसिपल पे हम लोग काम करते हैं, और मुझे लगता है कि अब तक तो मैं इन प्रिंसिपल पे काफ़ी मेहनत करके उन तक पहुंच पा रहा हूँ। आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, बट ठीक है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि उसी राह पे चलूँ। वाओ, आपका जो हम्बल नेचर है, हर चीज में आपको ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट सक्सेस। यही चीज हमको सिखाता है कि यार, हमेशा इंसान ने ग्राउंडेड रहना चाहिए। हम जेंजी लोग जो अभी हमारे ट्वेंटीज में है, वो हमेशा हमको चाहिए क्विक मनी, क्विक मनी। और आप स्पिरिचुअल पाथ में हमको सिखा रहे हो कि
भगवान ही सब कुछ है। तो आप एक मुझे आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बताओ जहाँ पे आपको लगा कि यार लाइफ कुछ तो अलग करना चाह रही है, मतलब कुछ तो आपके दिमाग में होगा। नॉट एग्जैक्टली द ईयर, बट अगर मैं ठीक से याद करूँ तो 2005 है। 2005 में मुझे एक ही समय में तीन ऑप्शन में से एक चूज करना था। एक तो मुझे मेडिकल का मेरा राउंड चालू था, और जब मैं हम्म। राउंड अटेंड करने गया तो उन्होंने मुझे फिजिकल फिटनेस के लिए भेजा था। बोले अगर ये आपका हो जाएगा तो मोस्ट पॉसिबली यू विल गेट एमबीबीएस, और नहीं तो सेकंड चांस वाह। पीडीएस तो आपको गवर्नमेंट में मिल ही जाएगा। ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था हम्म। सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग्स में इंटरव्यू कॉल आया था, वहाँ जाना था। और तीसरा ऑप्शन जो था वो था मुझे बीटेक के लिए, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था देहरादून, और उसके लिए मैं हम्म। ऑलरेडी 25,000 पे कर लिया था। तो उस समय मैंने मेरे जो एक सर थे उनसे सुना था कि यार एमबीबीएस या डॉक्टर तो हर कोई बन सकता है, लेकिन साइंटिस्ट बनना एक बड़ी बात है, क्योंकि आप हर समय कुछ तो भी इनोवेटिव करते रहते हो। तो वो जो मोमेंट था वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस समय दो तीन चीजें चल रही थी कि 25,000 ऑलरेडी पेड कर दिए 2005 में, सोची उसकी बहुत वैल्यू थी। बहुत। या। तो वो पैसे बचाए, और उसके बाद बीटेक करने जाए, या फिर वो डुबा करके मेडिकल की सीट ले, या फिर जिन्हें मैं भगवान मानता सत्य साई बाबा उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाए। ये सारी चीज़ें कश्मकश में थी। लेकिन उस समय में थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा कि 25,000 जो लगे मेरे नहीं है, मेरे पापा के, और बहुत हार्ड अर्न मनी है, तो उसको मैंने वेस्ट नहीं करना चाहिए उसे। फिर मैंने वही माना कि जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आ रही है, इट माई मस्ट बी हैविंग सम रीजन, उसका कोई ना कोई कारण होगा कि ऐसी सिचुएशन मेरे लिए बनी है। तो मैंने बीटेक बायोटेक को चूज़ किया, और मैं जस्ट हैदराबाद से आया था उस दिन। और जब मुझे हम्म। पता चला कि मेडिकल के लिए मेरे को वो लेटर आया करके, और सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का भी कॉल लेटर आया। तो वो उस दिन शाम को मैंने बस से उतरने के बाद में विद इन स्पैन ऑफ 10 मिनट्स, यानी बस स्टॉप से मेरे घर जाने तक का जो स्पैन है, वो 10 मिनट में हम्म। मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि अब मुझे बीटेक बायोटेक ही करना है। और उसके वाह। बाद से लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि मैंने बीटेक देहरादून से किया। थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिला, वैरायटी ऑफ लोगों से मिलने मिला, अक्रॉस इंडिया के जितने भी लोग थे, राइट फ्रॉम साउथ टू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, वाह। एंड फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता, आई हैव मेट विद पीपल। तो वहाँ से सारे कल्चर, सारे अलग अलग प्रकार के लोग मिले, इसलिए अच्छा रहा वो जर्नी। मैं थैंक यू सो मच ये बताने के लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन एजुकेटेड हो हमारे पूरे बुराडे फैमिली में। आपको रियलाइज नहीं होगा, बट आप साइंटिस्ट हो ना। हम सब लोग तो कर रहे हैं हमारी मेहनत, पर आपने इतने बड़े मुकाम में भी रहकर हम्बलनेस दिखाना, हर जगह पे मैं ना करते हुए आपने हम पूरे बुराडे फैमिली को एक राह दिखाया कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आप इट या नहीं, मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एमटेक किया है। रिसर्च फील्ड में जाना चाहता था, लेकिन उसके बाद फिर जैसे बताया कि गवर्नमेंट एग्जाम देते गए और वो क्रैक होते गई, तो जॉब मिल गई उस तरीके से। लेकिन साइंटिस्ट नहीं, आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ साइंटिस्ट। ओके, बट हायर एजुकेशन के लिए तो मैं बोल सकती हूँ कि आपका एजुकेशन वाइज आप हम सब में से ज्यादा एजुकेटेड हो। मुझे आप अपनी लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट बताओ, जैसे आपने बोला कि तीन ऑप्शन थे, बट मुझे लगता है कि आपके अंदर के इनर सेल्फ ने या स्पिरिचुअल पाथ के हिसाब से आपने एक ऑप्शन चूज किया, बायोटेक्नोलॉजी। तो आपने वो चूज करने के बाद भी आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा लोएस्ट पॉइंट आया होगा जिसमें आपको लगा कि यार मैंने क्या चूज किया, या लाइफ कहाँ जा रही है, ऐसा कोई पॉइंट आया आपकी लाइफ में? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीटेक, सॉरी, आफ्टर हम्म। कंप्लीशन ऑफ एमटेक, जब मैं जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहा था, तब ऐसा हम्म। लग रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जहाँ पे भी मैं जॉब इंटरव्यूज के लिए जाता था, वो मेरे काबिलियत पे शक नहीं था, लेकिन उनको एक ही बात कहते थे कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब।
तब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ओवर क्वालिफाइड किसी जॉब के लिए कोई कैसे हो सकता है। तो उस समय थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैंने एमटेक पढ़ के गलती तो नहीं कर दी। लेकिन ठीक है, फिर हम्म। धीरे धीरे वो सबड्यू होते गया। मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम असिस्टेंट की तरह ही लगा, और फिर गवर्नमेंट साइट के जॉब्स के लिए ट्राई करते गया, और वो हो गए, लक लाइन लग गई उसके बाद। अमेजिंग। मुझे ना एक बहुत ही सीक्रेट क्वेश्चन बोल सकती है, मुझे मेरी बहन ने एक बार बताया था कि जब मेरे बड़े पापा की तबीयत खराब थी तो आप 3 या 4 बजे रात को अ, तबीयत खराब है पता चला तो आप मेडिटेशन स्टेट में चले गए। हमारे जैसे इंसान जो स्पिरिचुअल पाथ में नहीं है, हम लोग भटकते हैं, हमको डर लगता है, तो आप हमको एक ऐसे क्या है मिरेकल या क्या है मेडिटेशन, आप उसके बारे में थोड़ा जानकारी। मैं पता नहीं, मेडिटेशन के लिए बहुत सारे गुरुज या बहुत सारे अभी टीचर्स या टीचर्स हैं, लेकिन मुझे मेडिटेशन यानी सिर्फ यही लगता है कि आप कहीं ना कहीं जिस भी भगवान को आप मानते हो, या किसी जिसे भी आप मानते हो, उससे कनेक्ट होना, उसे ही मैं मेडिटेशन कहता हूँ। और मेडिटेशन उस कनेक्शन के लिए आपको घंटों बैठ के तपस्या या क्या बोलेंगे जप तप करने की जरूरत नहीं है। उसको उसको पाने के लिए एक बेसिक जो रूल है वो सीख लो कि मानव सेवा ही माधव से है, यानी आप हर इंसान में भगवान देखो, तो आप ऑटोमेटिकली भगवान से जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। तो उससे मेरा विश्वास था कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर भगवान से प्रार्थना कर लूंगा तो ही विल लुक आफ्टर माई फादर, वो मेरे पापा को देख लेंगे, और बाय मॉर्निंग आई कैन रीच देयर। क्योंकि उस समय मैं गया था, हम लोग नागपुर में थे और पापा तुमसर में एडमिट हो गए थे। तो हम लोग अराउंड 3:30 बजे नागपुर से निकले थे, मैं और मेरे चाचा है। हम लोग सुबह हम्म। 3:30 बजे नागपुर से निकले थे, और अराउंड 5:15 तक तुमसर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो वो पूरे टाइम पे मैं सिर्फ भगवान से यही प्रे कर रहा था कि मेरे जाने तक सब चीज़ें ठीक कर दो। और वो हुआ, क्योंकि वो आपका कनेक्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान से हमको मांगना पड़ता है, आप, मुझे नहीं लगता आपको भगवान से कुछ मांगना पड़ता है। यू ऑर्डर हिम, ही विल डू। क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ। वो कभी नहीं कहते वाह। कि मैं भगवान हूँ, वो कहते कि मैं इन सबका सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। और वो आपके लिए आएंगे, दौड़ के आएंगे, आपको बस उतना विश्वास जताना होता यार बहुत अच्छी बात बोल रहे, मतलब ये मिरेकल बोल सकते हैं। जब भी मैं मुझे कोई गलत न्यूज या हेल्थ रिलेटेड न्यूज होती है तो मैं कांप जाती थी, बट पल्लवी ने, जब मेरी बहन ने मुझे बताया कि सुंदर ने ऐसा किया, मैंने बोला कि हाउ ही कैन बी वेरी काम एंड भरोसा, मतलब मुझे इसमें से पता चल रहा है कि बिलीव ऑन गॉड, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप मानते हैं इस चीज का? है। बिल्कुल 100%। और मैं आपको लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि सत्य साई बाबा के बारे में मैं भजन सुनती हूँ, बट मैंने आपकी जो स्पिरिचुअलिटी देखा है उनके प्रति, वो मुझे, मतलब जब आप छोटे थे तो हर कोई बोल रहा था कि यार ये पागल है, ये भजन कीर्तन ही करते रहता, बट मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल 12 साल मैंने जब देखा ये सब चीजें, आज मुझे रियलाइज होता है जब आप, टच वुड, परफेक्ट, मुझे आपकी लाइफ परफेक्ट लगती है, आपको नहीं लगती होगी क्योंकि हमेशा हमको आगे बढ़ना होता है, बट परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट सन, परफेक्ट जॉब, तो आप इस बैलेंस लाइफ का कुछ राज बताइए जो हम सब फॉलो कर पाए। जैसा भी सिचुएशन आती है उसको निभा के चलो। हम लोगों के लाइफ में उतार चढ़ाव 100% आएंगे। वो उतार चढ़ाव कैसे भी हो, उसमें अपना भगवान के प्रति जो आपका बिलीफ है उसको कम मत होने दो, उसको एज इट इज रहने दो। अगर वो एज इट इज रहा तो आप अपने हर चीज को बहुत आराम से कर पाओगे। बस वही उसका एक ही सीक्रेट है कि किसी भी कंडीशन में सेम रहने की कोशिश। गुस्सा आता है, मुझे भी आता है बहुत बार, मैं भी कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, लेकिन हम्म। फिर बैक टू बेसिक्स, कि थोड़ा सा उस समय को बीत जाने दो। वो समय बीत गया कि उसके बाद चीजें अपने आप नॉर्मल होने लगती है। वाह। एंड मैं आपको और एक बात पूछना चाहूंगी कि जो आपका सर्विंग नेचर है,
आपको हमेशा किसी ना किसी को हेल्प करना है। आप मेडिकल में जाके हेल्प करते हो, आप लोगों को खाने से हेल्प करते हो, लोगों की लाइफ बदलने में हेल्प करते हो। तो आपका एक ऐसी स्टोरी बताओ जो आपकी लाइफ से बहुत टच की है, मतलब किसी को आपने हेल्प किया होगा और आपको लगा कि यार इसके लिए मैं बना था, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल, जैसे मैं जय बोला था मेडिकल फील्ड में जाने, मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन एज यू नो कि मैं PHU यानी फिजिकली हैंडीकैप हूँ। तो तब जब मैंने सोचा कि अगर मैं डॉक्टर बनता था तो अभी मुझे 1 घंटा के आधे घंटा प्रॉपर में खड़ा नहीं रह सकता, या आधे घंटे तक एक जगह बैठ नहीं सकता, या कोई भी एक पोस्चर पे ज़्यादा नहीं रह सकता। तो फिर उस समय में अगर डॉक्टर बन जाता तो किसी का ऑपरेशन कैसे कर पाता, ये एक सोच थी मेरे इसमें। इसलिए शायद मैं उस समय, हम्म। मेरी फील्ड भगवान ने मुझसे चेंज करवाई होगी। और उसके बाद में मुझे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब देना, तो ये जो कोविड के जो 2 साल थे, उस समय मुझे फील हुआ कि शायद मैं इसीलिए बना था कि लोगों की वाह। मदद कर सकूं, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी वही मोटो है। मेरे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का भी और मेरे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का भी, हेल्प एवर हर्ट नेवर। और प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी नेशन FCI का ब्रीद वाक्य है। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ थी कि शायद मैं इसी के लिए बना था, और वो मैं कर रहा हूँ। और एक एक यार। एक इंसिडेंस है, जब हम लोग मेडिकल में, हम लोग का एक यूथ टीम है, हम लोग खाना देने जाते थे। जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को तो मिल जाता है खाना, लेकिन उनके रिलेटिव्स को नहीं मिलता, तो हम लोग उनके लिए खाना बना के लेके जाते थे संडे टू संडे। तो हम लोग एक बार जा रहे थे, एक अंकल बैठे थे। मैं उनके पास से गया, बोला खाना चाहिए क्या? तो बोले नहीं। तो बोला अंकल ये प्रसाद है, इसका पैसा नहीं लगेगा। तो उन्होंने हाँ बोला और तुरंत ले लिया। और ऐसे खा रहे थे जैसे 2 या 3 दिन से उन्होंने खाना ही नहीं खाया। तो उस दिन मुझे मेरा पर्पस लगा कि जो हम लोग कर रहे हैं वो शायद सही चीज है। और ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। और उनसे ज़्यादा ज़रूरत हमको है, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ नहीं देखता तो मुझे मेरी लाइफ का पर्पस नहीं समझ में आता कि ये सब चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि वो समाधान जो मिलता है देने में, वो शायद किसी और चीज़ में नहीं है। वाह, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि भगवान हर इंसान को परफेक्ट प्लेस में रखता है। आपका पर्पस हमेशा सर्व नेशन था, सर्व पीपल था, और आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हर एक गरीब इंसान जब खाना खाता होगा तो ब्लेस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि यार आप लोगों की वजह से हम खाना खा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात मुझे लगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारा विजडम हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ऐसे ही बहुत सारे टॉक्स मैं चाहूंगी आपकी तरफ से, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मुझे मिला और मेरे एक सब्सक्राइबर को भी बहुत सारे ये सब चीजें सीखने मिलेगी। एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे नेक्स्ट पार्ट में आप प्लीज और अच्छे से बताना। एंड आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है आपकी वाइफ। वो मुझे बहुत इम्पेक्ट करते मेरे लाइफ में कि आपको कितने जगह पे उन्होंने सपोर्ट किया। तो इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, सो दैट लोगों को हाउ टू मैनिफेस्ट परफेक्ट पार्टनर, वो बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है मुझे लगता है। तो आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? ठीक है ना, नेक्स्ट एपिसोड में उसके बारे में पक्का बात करें। पक्का बात करेंगे। ओके, ईगरनेस में जगा रही हूँ लोगों में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग परफेक्ट मैरिज मैनिफेस्ट करें। सो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। सारंग से श्रीरंग दादा, सोनू दादा है मेरा भाई का नाम। ओके, मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।